हेलो गाइज, कैसे हो। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। दोस्तों, जैसा कि हमने हमारे YouTube स्टूडियो के माध्यम से आपसे वादा किया था कि हम जल्दी आपके पास क्रैश कोर्स लेकर आ रहे हैं, तो उसी सीरीज में आज मैं आपके पास क्रैश कोर्स में ऐसा टॉपिक ला रहा हूं जिसको मेनली नीट और जेई की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी छोड़ते हैं। और मेनली इसमें से एक क्वेश्चन हर साल आ रहा है। ये टॉपिक है अपना पॉलीमर हुआ, बायोमोलिक्यूल हुआ और केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ। इन तीनों टॉपिक को मेनली विद्यार्थी छोड़ देते हैं और इनमें से हर साल 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने ये हमारा वीडियो देख लिया, ये 15 मिनट का वीडियो है, 15 मिनट के अंदर आपका पॉलीमर इतना सुपरफिशियल हो जाएगा कि मेनली आप इस एक क्वेश्चन को आराम से सही कर देंगे और आपके खाते में +4 अंक जुड़ जाएंगे। अगर नहीं तो आपके खाते में -1 जुड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पॉलीमर, उससे पहले मैं अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे जो भी एग्जाम के रिगार्डिंग और हमारा क्रैश कोर्स जो हम ला रहे हैं वो उसका वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पॉलीमर 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पोली और मर। पोली यानी अनेक और मर यानी इकाइयां। अनेक इकाइयां मिलकर के पॉलीमर का निर्माण करती है, अर्थात मोनोमर मिलकर के पॉलीमर का निर्माण करते हैं। तो मोनोमर से पॉलीमर निर्माण की इस प्रक्रिया को अपन बहुलीकरण, पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। तो यहां तक अपने 3 टर्म क्लियर हुए, मोनोमर, पॉलीमर और पॉलीमराइजेशन, एकलक, बहुलक और बहुलीकरण। उसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, बहुलक का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर अपन ने 4 टाइप से किया और उनमें कौन कौन सा है, बेस्ड ऑन ओरिजिन ऑफ सोर्स यानी कि स्रोत के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर, फिर अपन ने मोलिकुलर फोर्स के आधार पर और मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के आधार पर। उसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं, यानी कि अपन स्रोत के आधार पर बात करते हैं। तो स्रोत के आधार पर अपन ने पॉलीमर को 3 टाइप में डिवाइड किया, नेचुरल, सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक। नेचुरल की बात करें, प्राकृतिक की बात करें तो वे पॉलीमर जो कि प्लांट और एनिमल के शरीर के अंदर निर्मित होते हैं उन्हें अपन प्राकृतिक बहुलक बोलते हैं। एग्जाम्पल हो गए स्टार्च, प्रोटीन, सेलुलोज, रबर। उसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं सिंथेटिक की। सिंथेटिक वे होते हैं जो कि मानव के द्वारा निर्मित होते हैं। इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो पॉलीथीन हो गया, नायलॉन 6 हो गया। उसके बाद में अपन बात करते हैं सेमी सिंथेटिक की। सेमी सिंथेटिक अर्ध संश्लेषित वे बहुलक होते हैं जो कि प्रकृति में पाए जाते हैं, परंतु उसमें कुछ केमिकली चेंज कर दिए जाते हैं ह्यूमन के द्वारा। तो इसके अंदर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो अपना सेलुलोज एसीटेट, जिसको अपन रेयोन बोलते हैं, वो हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो सेलुलोज नाइट्रेट हो गया। उसके बाद में अपन नेक्स्ट देखते हैं बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर यानी कि संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर अपन ने पॉलीमर को 3 टाइप में डिवाइड किया है, लीनियर पॉलीमर, रेखीय बहुलक। उसके बाद में अपन बात करते हैं ब्रांच्ड चेन पॉलीमर, साकित बहुलक। उसके बाद में अपन बात करते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर यानी कि तिर्यक बहुलक। इसके बाद में अपन बात करते हैं एक एक की, लीनियर पॉलीमर, रेखीय बहुलक। रेखीय बहुलक किसे कहते हैं, तो इसमें क्या होता है कि एकलक इकाइयां आपस में जुड़ करके एक बड़ी लंबी सीधी श्रृंखला का निर्माण करती हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो अपना पॉलीवाइनिल क्लोराइड हो गया, पीवीसी, पॉलिएस्टर हो गया और हाई डेंसिटी पॉलीथीन हो गई। इसके अंदर अपन हाई डेंसिटी पॉलीथीन लेंगे, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। उसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं साकित बहुलक यानी कि ब्रांच्ड पॉलीमर की। इसके अंदर बात करें अपन ब्रांच चेन पॉलीमर किसे कहेंगे, तो इन बहुलकों में रेखीय श्रृंखलाओं में कुछ शाखाएं होती है जिनसे ये श्रृंखलाएं परस्पर संकुलित नहीं होती है और इनका घनत्व तथा गलनांक कम होता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें साकित बहुलक के तो ग्लाइकोजन हो गया, अपना स्टार्च हो गया और पॉलीथीन लो डेंसिटी की। उसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर यानी कि तिर्यक बंध बहुलक, तिर्यक बहुलक। ये सामान्यतः द्विक्रियात्मक एंड त्रिक्रियात्मक समूह वाले एकलक से बनते हैं तथा विभिन्न रेखीय श्रृंखलाओं के बीच प्रबल सहसंयोजक बंध होते हैं और ये कठोर और भंगुर प्रकृति के होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो अपना बेकेलाइट हो गया। उसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं बेस्ड ऑन मोलिकुलर फोर्स यानी कि मोलिकुलर फोर्स के आधार पर, आणविक बल के आधार पर बात करें तो अपन फिर से पॉलीमर को 4 भागों में डिवाइड करते हैं। उनमें एक एक की बात करते हैं। पहला हो गया अपना इलास्टोमर यानी कि प्रत्यास्थ बहुलक। उसके बाद में अपना हो गया फाइबर्स यानी कि रेसे और उसके बाद में हो गया अपना थर्मोप्लास्टिक यानी कि ताप सुगट्टे और फिर हो गया अपना थर्मोसेटिंग तापदर्द बहुलक। तो अपन इनमें एक एक की बात करते हैं। पहले बात कर लेते हैं अपन इलास्टोमर की यानी कि
प्रत्यास्थ बहुलक, प्रत्यास्थ बहुलक वे होते हैं जिनको अपन खींचने पर यानी कि स्ट्रेच होते हैं, खींचने पर यानी कि इनके अंदर इंट्रामोलिकुलर फोर्स पाए जाते हैं जिससे अपन इनको खींच करके लंबे कर सकते हैं और इनको वापस छोड़ने पर ये तिर्यक बॉन्ड के कारण अपनी वापस अपनी स्थिति में आ जाते हैं। अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की बात करें तो अपना ब्यूना एन हो गया, ब्यूना एस हो गया, ब्यूना एन ब्यूना एस हो गया। उसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं रेसे, रेसे यानी कि प्रत्यास्थ की होगी रेसे फाइबर्स, फाइबर्स में अगर एग्जांपल की बात करें तो पॉलीएमाइड, पॉलीएमाइड नायलॉन 610, नायलॉन 610 हो गया। फिर हो गया अपना पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर में बात करें पॉलिएस्टर में टेरिलिन हो गया अपना। उसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करें अगर ताप सुगट्टे बहुलक यानी कि थर्मोप्लास्ट की बात करें तो ये किंचित सांकित या रेखीय लंबी श्रृंखलाएं होती है जो कि गर्म करने पर मृदुल और ठंडा करने पर कठोर हो सकने में समर्थ होती है। इसके एग्जांपल की बात करें तो पॉलीथीन, पॉलीस्टायरिन और पॉलीस्टायरिन हो गया। उसके बाद में अपन बात करते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर की, थर्मोसेटिंग पॉलीमर में बात करें तो इन बहुलक में तिर्यक बंध उपस्थित होता है जो कि अत्यधिक सांकित अणु होते हैं जो गर्म करने पर दोबारा दुर्गलनीय बन जाते हैं, इनका दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता है। एग्जांपल की बात करें तो बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड और रेजिन हो गया। उसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन यानी कि बहुलीकरण के आधार पर अपन ने एडिशन पॉलीमर, योगात्मक बहुलक और अपन ने दूसरा हो गया अपना संघनन बहुलक, कंडेंसेशन पॉलीमर। योगात्मक बहुलक में वे इकाइयां जो कि मोनोमर इकाइयां जो कि आपस में मिलकर के पॉलीमर का निर्माण करे यानी कि कोई भी परमाणु इसमें से हटे और न इसमें जुड़े, कोई भी घटक न तो हटे और न जुड़े, उसको अपन बोल देते हैं एडिशन पॉलीमर। इसके एग्जांपल हो गया पॉलीथीन, टेफ्लॉन। और उसके बाद में अपन बात करें अपने संघनन बहुलक की तो संघनन बहुलक में क्या होता है कि दो मोनोमर इकाइयां मिलती है और एल्कोहल हो गया, NH3 हो गया, जल हो गया, HCl, ऐसे अणु निकलते हैं उसमें से। तो एग्जांपल की बात करें तो अपना एग्जांपल हो गया नायलॉन 66, अगला हो गया नायलॉन 610। और अगर और एग्जांपल देखें तो अपन यहां तक हो गया। उसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं भाई, अब यहां तक तो हो गया, अब आपको इनके एग्जांपल ध्यान रखने हैं भाई। लीनियर के कौन से हैं, ब्रांच के कौन से हैं, क्रॉस लिंक के कौन से हैं, इलास्टोमर के कौन से हैं, फाइबर के कौन से हैं, थर्मोप्लास्टिक के कौन से हैं, थर्मोसेटिंग के कौन से हैं, एडिशन पॉलीमर कौन से हैं और कंडेंसेशन पॉलीमर कौन से हैं। उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं पॉलीमर और उनके मोनोमर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर माय से नेक्स्ट। अब ये नेक्स्ट स्लाइड देखो, अब पॉलीमर, मोनोमर, स्ट्रक्चर और यूज। मैं आपको पॉलीमर बोलूंगा, उसके मोनोमर बोलूंगा, आप साथ में स्ट्रक्चर देखते रहे, उसके यूज देखते रहे। तो पहली बात कर लेते हैं पॉलीमर के अंदर पॉलीथीन की, मोनोमर हो गया इसका इथीन, स्ट्रक्चर आप देख ले। उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं पॉलीस्टायरिन, पॉलीस्टायरिन का मोनोमर हो गया स्टायरिन, स्ट्रक्चर देख ले आप। पॉलीवाइनिल क्लोराइड का मोनोमर हो गया वाइनिल क्लोराइड, यानी कि पॉली को हटा दो बस, यही तो हो गया इसका वाइनिल क्लोराइड। उसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं टेफ्लॉन का हो गया टेट्राफ्लोरोइथेन। उसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, इसका हो गया अपना एक्रिलोनाइट्राइल। उसके बाद में अपन बात करते हैं नियोप्रीन का हो गया अपना। उसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं ब्यूना एन का हो गया बेंथ्रोब्यूटाडाइन एंड एक्रिलोनाइट्राइल। उसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं ब्यूना एस की होगी बेंथ्रोब्यूटाडाइन एंड स्टायरिन। उसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं, अब अपन ने भाई पहले बोला था कि लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन, तो अपन लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन के अंदर डिफरेंस समझ लेते हैं। अब भाई लो डेंसिटी तो किसका था, एग्जांपल किसका था, यहां पर आपको कंफ्यूज होगा तो मैं आपको बता दूं रेखीय बहुलक यानी लीनियर बहुलक का एग्जांपल था हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो आप उसको तो ऐसे याद रखिए, लीनियर एल वाले में तो H आएगा और उसमें आगे वाला अपने आप ही हो गया, आगे वाला यानी कि ब्रांच बहुलक में हो गया अपना लो डेंसिटी पॉलीथीन। अब चलिए उनकी बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड, हाई डेंसिटी पॉलीथीन वर्सेज लो डेंसिटी पॉलीथीन। हाई डेंसिटी पॉलीथीन हैज ए हायर डेंसिटी देन लोअर से, और लोअर क्या होगी, लोअर डेंसिटी पॉलीथीन क्या होगी, वो लोअर डेंसिटी रखेगी हायर से, ये तो नॉर्मली हो गया। उसके बाद में बात करते हैं स्ट्रॉन्ग होती है हायर और वो वीकर होती है लोअर। उसके बाद में बात करें अपन केन यानी कि अपन बात करें भाई इसमें जो रिएक्टिविटी हायर होती है इसके अंदर और उसके अंदर कम होती है लो डेंसिटी के अंदर। हेवी स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर फोर्स, हेवी इंट्रामोलिकुलर वीकर फोर्स रखती है वो। उसके बाद में बात करते हैं
आगे बात करते हैं, और एक ये देख लो, हेवी लोअर रेजिस्ट यानी कि रेजिस्टेंस क्वालिटी, और वो हैव हायर रेजिस्टेंस क्वालिटी। उसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं। भाई देखो अभी इसके अंदर एक आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन होती है उसके अंदर अपने को, इसका एग्जांपल जैसे पॉलीथीन हो गया, तो पॉलीथीन को अपने को इसका बहुलीकरण करने के लिए एक उत्प्रेरक की आवश्यकता होगी, जिसका नाम है यहाँ पर जिगलनाटा उत्प्रेरक। जिगलनाटा उत्प्रेरक क्या होता है? TiCl4 प्लस Al C2H5 होल ट्वाइस 3। उसके बाद में बात कर लेते हैं भाई रेखीय घनत्व है इसके, जो हाई डेंसिटी पॉलीमर है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन है, उसके रेखीय गुण होते हैं और ये रासायनिक रूप से अक्रिय और अधिक कठोर व दृढ़ होती है। और इसके उपयोग भी देख लेते हैं। इसका उपयोग बाल्टी, कूड़ादान, बोतल व पाइप में होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट बात कर लेते हैं लोअर में। तो लोअर में क्या होता है कि इसके अंतर्गत उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं होती है, उसके अंदर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, परंतु वहां पर डाइऑक्सीजन या प्रोक्साइड प्रारंभ की उपस्थिति में ये प्रारंभ होता है एथिलीन का बहुलीकरण। ठीक है, डाइऑक्सीजन एंड प्रोक्साइड ध्यान रखना है यहाँ पर। उसके बाद में संरचना भी इसकी अत्यधिक साकित होती है। उसके बाद में बात करते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन की। तो अल्प घनत्व पॉलीथीन रासायनिक अक्रिय, कठोर परंतु लचीला और विद्युत का अल्प चालक भी होता है, और इसका उपयोग अपन निष्पीड़ित बोतल, लचीली पाइप, खिलौने आदि में किया जाता है। चलिए उसके बाद में यहाँ से अपन एनसीईआरटी की क्वेश्चन देख लेते हैं। मेनली क्या होता है कि पॉलीमर के अंदर नीट और जेईई एग्जाम में एनसीईआरटी की क्वेश्चन पर ही मेन कमांड रहती है, एनसीईआरटी की क्वेश्चन पर ज्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए अपन यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्न घनत्व पॉलीथीन यानी कि लो डेंसिटी पॉलीथीन के लिए निम्न दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है? रॉन्ग कथन बोल रहा है लो डेंसिटी पॉलीथीन के लिए। इसके निर्माण हेतु उच्च दाब की आवश्यकता होती है। जैसा कि मैंने अभी बताया था, लो डेंसिटी पॉलीथीन के लिए हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, तो यहाँ से ये स्टेटमेंट सही है। उसके बाद में बात करते हैं यह विद्युत का दुर्बल चालक है, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ से सही है। उसके बाद में बात करते हैं इसके निर्माण हेतु उत्प्रेरक के रूप में ऑक्सीजन या प्रोक्साइड प्रयुक्त होता है, तो मैंने अभी बताया था कि इसके उत्प्रेरक के लिए ऑक्सीजन या प्रोक्साइड आवश्यक होता है, तो ये भी सही है। उसके बाद में अपन बात करते हैं इसका उपयोग बाल्टी तथा डस्टबिन बनाने में होता है। नो, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बाल्टी और डस्टबिन बनाने में हाई डेंसिटी पॉलीथीन का उपयोग होता है, तो यहाँ से अपना ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नायलॉन उदाहरण है, तो नायलॉन उदाहरण है पॉलीएमाइड का, इसके अंदर एमाइड पाया जाता है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्राकृतिक रबर में होता है, प्राकृतिक रबर में होता है, प्राकृतिक रबर में तो सभी शीर्ष विन्यास होता है प्राकृतिक रबर में। ये प्राकृतिक रबर के बाद में उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। संघनन बहुलक नहीं है, संघनन बहुलक नहीं है, तो संघनन बहुलक की बात करें तो नियोप्रीन नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन नियोप्रीन का एकलक है, नियोप्रीन आइसोप्रीन का एकलक यानी कि आइसोप्रीन होता है, तो आइसोप्रीन यहाँ पर CH3 होता है Cl की जगह, तो इसका नियोप्रीन का एकलक हो गया फर्स्ट। उसके बाद में नेक्स्ट की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकरण बहुलक है? तो यहाँ से अपना PHBB, यहाँ मैंने स्लाइड के अंदर बताना भूल गए, यहाँ से PHBB और नायलॉन 2 नायलॉन 6 दो एमाइड होते हैं जो कि जैव निम्नीकरण बहुलक होते हैं, जैव निम्नीकरण बहुलक होते हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। PHBB पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट, इसका मोनोमर होता है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिक अम्ल एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटोनिक अम्ल। और नायलॉन 2 नायलॉन 6 का एकलक होता है ग्लाइसिन एंड एमिनो कैप्रोलिक अम्ल। यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है। PHBB का अभी जेईई 2019 की एग्जाम में ये पूछा गया था, उसका मोनोमर, तो PHBB का मोनोमर होता है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिक अम्ल एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटोनिक अम्ल। उसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किसमें एस्टर बंद होता है? एस्टर बंद, तो एस्टर बंद होता है टेरिलिन के अंदर एस्टर बंद होता है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं, टेफ्लॉन किसका बहुलक है? टेफ्लॉन का अपने को एकलक बताना है, मोनोमर बताना है, तो टेट्राफ्लोरो इथेन होता है, ये सभी को पता है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं अपन नायलॉन थ्रेड होते हैं, नायलॉन थ्रेड होते हैं, तो नायलॉन थ्रेड होते हैं पॉलीएमाइड बहुलक। उसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बेकेलाइट बहुलक है, बेकेलाइट होता है एल्डिहाइड एंड फिनोल का, तो ये सेकंड हो गया। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन सा है? तो यहाँ से ऑप्शन के आधार पर सेलुलोज यहाँ पर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर हो जाएगा। उसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं नायलॉन 66 नहीं है, तो संघनन बहुलक है नायलॉन 66, सह बहुलक भी है, पॉलीएमाइड भी है, सम बहुलक नहीं है, तो यहाँ से अपना ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा
उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें मिलान वाला क्वेश्चन है, तो आप इसका मिलान कीजिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। मैं आपके आंसर का इंतजार करता हूं। तब तक जय हिंद और जय भारत। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगले नई वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।